हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नो अड्डा। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैं जल्द ही ऑप्शनल सीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। आई होप माय वॉइस इज मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैं जल्द ही ओके वॉइस क्लियर है। सीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल सीटी क्या है। तो जिनको नहीं पता या पता भी है तो एक बार फिर समझ लीजिए। अब से यानी इस पैंडेमिक के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जिनका इंटरनल एवेल्युएशन होने वाला है और वो 11th में जाने वाले हैं, तो 11th के कॉलेज के एडमिशन के लिए क्या करना होगा, कुछ तो क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है वो है सीटी। सीटी एक्चुअली 12th के बाद का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर पैंडेमिक ने बहुत कुछ हमको सिखा दिया। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने सीटी लॉ मतलब इंट्रोड्यूस किया है ताकि इस बेसिस पे हम लोग को 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल जाए। अगर ये सीटी नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी आके बोलेगा, अगर एक स्टूडेंट को 60% मार्क्स भी मिले हैं, ही विल क्लेम दैट आई वांट एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो क्राइटेरिया क्या होगी डिसाइड करने के लिए किस बच्चे को किस कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, यानी उनका जो मेरिट होगा वो मेरिट डिसाइड कैसे होगा। तो उसके लिए ऑप्शनल सीटी। अब ऑप्शनल सीटी के जो अगर आपको साइंस में एडमिशन चाहिए तो प्रोबेबली मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स पे आपको सीटी देना होगा। अब ये पता नहीं कि कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को किस सब्जेक्ट्स में सीटी देना होगा, बट सारी चीज़ें एजम्पशन में है कि भाई अगर ऑप्शनल सीटी होगा तो अगर बच्चों को साइंस लेना है तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने होंगे वो होगा मैथ्स और साइंस। तो आज से मैं ये मैथ्स की कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टोरी आई विल स्टार्ट विद साइंस ऑल्सो। सीटी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये जैसा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का उसने बताया है कि 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। एमसीक्यूज होंगे इसके अंदर। एमसीक्यूज क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस ऐसे होंगे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद फिर ये एग्जाम मैंने बताया एमसीक्यूज होंगे। 100 मार्क्स है तो हो सकता है एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स, समझ रहे हो ना। मतलब एक क्वेश्चन होगा, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 I will write down एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। I will say that 2 is prime number. If I am saying like this, 2 is prime number, 2 प्राइम नंबर है तो इसके 4 ऑप्शन आएंगे। या फिर मैं बोलूंगा x is प्राइम नंबर। नाउ x is equal to what, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a, suppose this is 2, b, suppose this is 6, c, option c या 3, just a second, let me write it very clearly. Let me write this very clearly बेटा, 1 second। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि x इज प्राइम नंबर और x क्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे a, b, c और d। अब चार ऑप्शन दिए आपको। a दिया होगा सपोज इट इज 6, ये समझो 9 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर समझो 12 है। मैं पूछ रहा हूँ कि x का वैल्यू क्या है। अगर x प्राइम नंबर है तो x क्या है, तो 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 6 3 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आता है, और 12 भी 3 और 6 4 के टेबल में आता है। सो C इज द राइट आंसर। सो आई विल राइट डाउन। अभी हमको एक OMR शीट मिलेगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। उस OMR शीट में हमको राइट ऑप्शन मार्क करना होगा। मेरा राइट आंसर C है, तो उसको कैसे मार्क करना वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। तीसरी चीज है कि कहाँ पे एग्जाम हमको देना होगा। तो बेटा ये एग्जाम जैसा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया है कि ये एग्जाम सेंटर जो होंगे आपके अपने स्कूल होंगे। तो ये मत सोचिए कि टीचर्स आपको बहुत फ्री हैंड दे देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ पर एक कमेटी होगी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस होगा, तो डोंट ट्राई टू डू एनी रॉन्ग प्रैक्टिस। तो ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि OMR शीट कैसे होता है। तो ये इस तरह का OMR शीट होगा, ठीक है। कैसे दिख रहा है ये सब कुछ, मेरे सामने एक स्क्रीन है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये OMR शीट है। देखिए बेटा हो सकता है सेक्शंस में डिवाइड हो अपने क्वेश्चन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। हो सकता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि मैंने अभी पीछे दिखाया था, ये क्वेश्चन है मेरा। अब आपका राइट आंसर मार्क करना है। तो बेटा यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। मान लीजिए आपका राइट आंसर जो है वो सी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क दिस लाइक दिस। ये मैंने मार्क किया। अभी मैं मार्क नहीं कर सकता क्योंकि इमेज है, तो मुझे ये सी वाले सर्कल में
ये करना है। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में बी ऑप्शन राइट है, तो मैं यहाँ पर ऐसे कलर कर दूंगा, यहाँ पर सी पे कलर कर पा रहा हूँ मैं। मान लीजिए थर्ड का आंसर डी है, तो मैं ऐसे कर दूंगा। मान लीजिए फोर्थ का ऑप्शन वापस बी आ रहा है और इसका ऑप्शन ए आ रहा है, तो इस तरह से आपको कलरिंग करनी होगी यूजिंग ए पेन और पेंसिल। ठीक है, तो थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको, अगर मैं कर सकता हूँ तो जस्ट ए सेकेंड, लेट मी, एक सेकेंड मैं यहाँ कंप्यूटर से करता हूँ। am I unable to do this? No, नहीं कर सकता मैं जूम नहीं कर सकता इसको। ठीक है बेटा, तो आपको दिखाई देता होगा, आप अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरे सेक्शन में यहाँ पर फर्स्ट का आंसर ए है, तो मैंने ए मार्क कर दिया, दूसरे में भी ए है तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, बी है तो यहाँ पर, और डी है तो यहाँ पर, सी है तो यहाँ पर। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, ये इसको कहते हैं OMR शीट। तो इस तरह से आपको OMR शीट होगा जहाँ पे आपको आंसर करना होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए, तो जो सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपके अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर भी है। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या है, बेसिक्स क्या है, ये हम पढ़ लेते हैं। बहुत जाहिर सी बात है कि आप भूल गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या था, या आपने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की होगी। जो लोग बच्चे टच में हैं, जिन्होंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की होगी, उन्होंने समझ लिया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। एक सेकेंड, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है और दोनों के पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गए। और टू वेरिएबल इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, दोनों का जो पावर है वो 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि ये दो लीनियर इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन क्या है, तो जब भी मैं किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का बात करता हूं जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्वड है, देन आई मीन कि आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल x एंड y। तो हम सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिए, मैं बोल रहा हूँ चेक करो 3 और 4 इसके सॉल्यूशन है क्या। तो लेट अस सी, हम देखते हैं उसका वैल्यू ऐसे आ रहा है क्या। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ये इक्वेशन है x प्लस वाई। आई डोंट थिंक यू आर एबल टू सी दिस, सो व्हाट आई विल डू बेटा, आई टेक वन मोर पेज। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन, ये जो दो वैल्यूज दिए गए हैं, ये सॉल्यूशन है या नहीं, ये मैं चेक करता हूँ बेटा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, ओके, और एक पेज कहाँ गया, इज दिस द पेज, हाँ। तो यहाँ पर दिया x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। लेट अस चेक विद इट। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हमें मिल जा रहा है, क्योंकि 3 प्लस 4 इज 7। इसी के साथ एक और एक पेयर दिया था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर देखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा उसमें, लेट अस सी। तो दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो लेट अस सी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो अगर मैंने x का वैल्यू डाला 3, y का वैल्यू डाला 3 इंटू 4, then is it equal to 13? 3 plus 12 it becomes 15. No. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वैल्यूज नहीं है, इसके हैं, बट दोनों का सॉल्यूशन मुझे चाहिए ना, तो मैं नेक्स्ट वाला चेक करता हूँ। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है बेटा, 4 और 3। x को 4 लेता हूँ और y को 3, उल्टा कर लेता हूँ सारी चीजें। अभी मेरा जो सॉल्यूशन है मैं ले लेता हूँ उसको, मान लीजिए कि x का वैल्यू 4 है और y का 3, मतलब जस्ट अपोजिट टू दिस। अब चेक करते हैं पहले वाला इक्वेशन। सो माय फर्स्ट इक्वेशन वाज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसको सेटिस्फाई करता है क्या, देखते हैं हम लोग। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, आई एम गेटिंग 7। यस, आई एम गेटिंग 7। नाउ लेट अस टेक अनदर वैल्यू। दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालते हैं। x का वैल्यू मैंने अभी लिया है 4 और y का वैल्यू मैंने लिया है 3। तो 4 प्लस 3, 3 is 9। नाउ 9 प्लस 4 इज 13। आई गॉट इट। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल्स के ऐसे वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं वैल्यू डालूं तो राइट हैंड साइड में इक्वल आ जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे बढ़ते बेटा,
यहाँ पर आते हैं हम लोग फिर से इस पेज पे। ओके बेटा, देखो यहाँ पर अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं, मतलब इसके अलग अलग सॉल्यूशन आ सकते हैं। ये जो इक्वेशन दिए मुझे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके मुझे अलग अलग सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है ये हम देखते हैं। पहला सॉल्यूशन जो दिया हमको बोला गया है कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? देखो हर एक लीनियर इक्वेशन क्या दिखाता है हम लोग को? एक लाइन का इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि वो एक लाइन का इक्वेशन होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, नेक्स्ट पेज पे इसको मैं मिटा देता हूं पूरा और यहीं पे एग्जांपल लेता हूं मैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसे एक लाइन लिया है, ठीक है बेटा, और सपोज यहां पर एक और लाइन जा रहा है ऐसे, ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी लिखा था मैंने लिखा था पीछे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये इस इक्वेशन का लाइन है, ये इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। और दूसरा जो इक्वेशन था वो था x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ऐसे था। तो इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और इसका जो इक्वेशन है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ऐसे दो वैल्यूज ले लिए। अब मैं देखूंगा कि इसका जो सॉल्यूशन का टाइप है वो यूनिक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो बेटा अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आई एम गोइंग टू गेट एटलीस्ट वन, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का अगर मैं ये दो इक्वेशन लिखूं, और ये तीन चीजें याद रखिए, अगर आई एम गेटिंग a1 अपॉन a2। अब पहली बात तो ये बता दूं कि इक्वेशन का फॉर्म देखिए, ax1, ठीक है, a1x, सॉरी नॉट ax1 नहीं, a1x, एक सेकेंड, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है सपोज ये वाला, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस है। तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो a1 अपॉन a2, उसका हम रेशियो चेक करेंगे। इफ इट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, जरा पीछे का पेज एक बार और देख लो आप, ये वाला देखो, यहां पर क्या दिया गया, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को इक्वल नहीं आया तो क्या है वो, इट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो यहां पर देखिए आप, तो अगर मुझे ये वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगे, इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अभी ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो है, अब इसको मैं वेरीफाई करता हूं। तो यहां पर a1 क्या था बेटा, अगर मैं यहां पर देखूं तो a1 वाज 1, b1 भी क्या है बेटा 1 है, और c1 क्या है 7 है। अब मैं देखता हूं इसमें a2 क्या है बेटा, a2 भी क्या है 1 है, b2 क्या है 3 है, c2 क्या है, मतलब 13, यहां पर सपोज प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो c2 है 13। तो अगर मैं रेशियो चेक करूं, अगर मैं निकालता हूं a1 अपॉन a2, तो बेटा ये दोनों 1 1 आ रहा है, तो मुझे 1 आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं b1 अपॉन b2, तो आई एम गेटिंग 1 अपॉन 3। तो आई कैन सी जो a1 अपॉन a2 का रेशियो आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों अलग अलग वैल्यू है। a1 अपॉन a2 1 आ रहा है, और b1 अपॉन b2 जो है ना बेटा वो 1 अपॉन 3 आ रहा है। So these ratios are not equal. If these ratios are not equal, I say that these lines are intersecting. समझ में आया? तो मैं आपको फिर से पीछे दिखाता हूं मैं। तो ये टेबल आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने दिया है कि जब a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2, तो बेटा क्या आता है, वो intersecting line आता है। क्या आता है? It is intersecting line. Okay, this is white that's right. Okay. तो वो क्या आता है, intersecting line आता है, ठीक है। और जब intersecting line रहेगा तो कोई भी दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लिखा गया एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंसिस्टेंट का मतलब बताता हूं मैं आपको। अब दूसरा देखिए, यहां पर हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको। अब यहां पर अगर ऐसे आता है, जो तीन ये थे ना कोएफिशिएंट्स a1 a2 और c1, a1 b1 c1, a1 b1 c1, तो इनका रेशियो अगर ऐसे आता है, इनका रेशियो अगर ऐसा आता है कि a1 अपॉन a2 का रेशियो इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रेशियो इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 का रेशियो, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब मैं दिखाता हूं कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहली बात तो मैं इसको मिटा देता हूं जो भी लिखा है मैंने यहां पर। नाउ आई एम टेकिंग लाइंस, मैं दो लाइन बना के दिखाता हूं मैं आपको,
ओके देखो अब एक समझ लीजिए ये लाइन है, ठीक है। अब दूसरा कोइंसिडेंट लाइन का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। अब इसी के ऊपर समझ लीजिए एक और लाइन लाई कर रहा है, बराबर इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है ऐसे। तो ये जो लाइन है इधर ही, ये इसी लाइन में L1 भी है और इसी लाइन में L2 भी, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अब कोइंसाइड होने का मतलब होता है कि ये हर एक पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे इस पे हर एक पॉइंट जो है ना दूसरे के हर एक पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो क्योंकि एक लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, लाइन इज इनफाइनाइट। जब लाइन का कोई एंड नहीं है तो उस पे पॉइंट्स भी इनफाइनाइट लाई करेंगे। अगर इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहा है तो इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। मतलब यहाँ पर भी सेम सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सेम वैल्यू, दोनों लाइन के यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी। तो कोइंसिडेंट लाइन जो यहाँ पर बताया गया है, जब मैं कह रहा हूं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 और वो कोइंसिडेंट लाइन होता है, ऐसा मैं कह रहा हूं कि ये कोइंसिडेंट लाइन होता है, तो मेरा कहने का मतलब है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, ठीक है, इसलिए वो कोइंसिडेंट लाइन है। और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि इन दोनों लाइन के बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब उसके आगे देखो तीसरा पॉइंट, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ये तो ठीक है, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब कांस्टेंट टर्म्स, लास्ट वाले जो टर्म्स है दोनों इक्वेशन के, वो इक्वल नहीं आते तो दोनों लाइंस होते हैं ना बेटा वो पैरेलल होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं इसका भी डायग्राम। अब कोइंसिडेंट और पैरेलल में फर्क क्या है? कोइंसिडेंट, तो अभी मेरा जो लेक्चर था वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, तो चाहे जो भी कहिए इसे आप। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कोइंसिडेंट लाइन क्या है बेटा, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन फिर से बताऊं मैं आपको, अगर जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशंस है, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशंस है, A1x प्लस B1y इज प्लस c, ये कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, और दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस c, ये C1 ये C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे A1 और A2 x के कोएफिशिएंट्स है, B1 और B2 y के कोएफिशिएंट है, और C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट टर्म। तो ये जो है अगर इसका रेशियो A1/A2 का इफ इट इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हम कहते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है बेटा। और अगर मैं कहता हूं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल आ जाते तो हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो मैंने आपको दिखाया कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। तो अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वो इंटरसेक्टिंग, मतलब एक सॉल्यूशन उसको आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो वो कोइंसाइडिंग लाइंस होते हैं। कोइंसाइडिंग लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो एक दूसरे, क्या मेरा, मैं देखो लाइव वीडियो चालू है मेरा, स्टार्टेड, यस इट इज लाइव, यस सॉरी। तो बेटा ये जो है ना, ये लाइन कोइंसाइड कर रही है, मतलब यहाँ पर दो लाइन है, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार फिर से। ये कैसे दो लाइंस हैं, मान लीजिए ये एक लाइन ऑलरेडी है यहाँ पर व्हाइट वाली, इसके ऊपर एक और लाइन बना देता हूँ मैं, ये वाला। अब ये लाइन पॉइंट टू पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये लाइन इनफाइनाइट है, तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में, और कॉमन पॉइंट्स को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मिल गया x1y1, यहाँ पर x2y2, यहाँ पर x3y3, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिल जाएंगे। कब? जब ये रेशियोज इक्वल होंगे, सॉरी, जब ये रेशियोज इक्वल होंगे। कौन से? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। लेट मी चेक माय लाइव वीडियो। और तीसरा जो कंडीशन है पैरेलल लाइन का, मैं फिर से पेज पीछे लेता हूं, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, अगर तो जस्ट अ सेकेंड, मेरा लाइव वीडियो चलता है, मुझे मालूम पड़े मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ, नहीं तो फिर ये मेरा वीडियो इंटरप्ट हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता, मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर बता, तीसरी चीज है कि अगर तीसरा कंडीशन ये है, देखिए, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, जब A1/A2 B1/B2 को इक्वल आएगा लेकिन वो C1/C2 को इक्वल नहीं रहेगा, तो वो जो दो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरह की। यहाँ पर जो है ना, इन दोनों का A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2, ठीक है। x के कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y के कोएफिशिएंट का रेशियो, बट इट इज नॉट इक्वल टू द कांस्टेंट का रेशियो। तो ऐसे कंडीशन में दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, और जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी, कभी टच ही नहीं होंगे एक दूसरे को, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? इसलिए देखिए इस टेबल पे क्या लिखा हुआ है बेटा,
यहाँ पर देखो लिखा गया नो सोल्यूशन। तो जहाँ पे ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ पे लाइन पैरेलल होता है तो नो सोल्यूशन। अभी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, ये कैसे मालूम पड़ता है? तो बेटा कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है? तो कंसिस्टेंट होने का मतलब है बेटा जब दो लाइंस को एक ऐसा वैल्यू मिल जाता है, सपोज एक्स और वाई, लेट मी चेंज द कलर। अगर मुझे सपोज ये दो लाइन का एक पॉइंट मिल गया जो कॉमन है दोनों में, ये एक्स और वाई है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी इक्वेशन में, इसके इक्वेशन में और इसके इक्वेशन में अगर मैं एक्स वाई का ये वैल्यू डालता हूं तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। अगर इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं दोनों इक्वेशन, हम कहते हैं ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और अगर यहां पर देखिए लिखा गया इनकंसिस्टेंट, मतलब मेरे पास ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि वो वैल्यू अगर मैं इन इक्वेशंस में डालूं एक्स और वाई के वैल्यूज तो मुझे कोई सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, मतलब ये लाइंस तो कभी मिलेंगी नहीं, पैरेलल लाइंस है, तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो लाइन बनाई है, एक व्हाइट और येलो, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, कोइंसाइड कर रही हैं, तो ऐसे लाइन में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें ये वाले x के ऊपर y डिपेंड है, x के ऊपर y डिपेंड है, x के ऊपर y डिपेंड है, एक सॉल्यूशन भी, बहुत सारे सॉल्यूशन है। ये कंसिस्टेंट है लेकिन डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, मतलब x और y के वैल्यू हर बार सॉल्यूशन नया नया सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसलिए हम कहते हैं वो कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये टेबल आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नया पेज लेता हूं बेटा मैं। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आपके लिए, जो कि आपको सीटी में आएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा, दैट चैप्टर इज ओके, लेट मी ओपन दिस। दैट चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया एमसीक्यू फॉर्म में ये आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एमसीक्यू सीटी, ऑप्शनल सीटी 10 स्टैंडर्ड, linear equation in one variable, sorry, linear equation of two variable, I'm so sorry, linear equations in two variables, ठीक है, ऐसा हो गया। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पर, उसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। अब यहाँ पर हमको दिया गया है सबसे पहला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा इक्वेशन हमको दिया गया है 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, अब चार ऑप्शन दिए मुझे, विच आर डैश, चार ऑप्शन दिए मुझे बेटा। ए, ऑप्शन ए है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है बेटा, आई एम टेकिंग टाइम बट लाइव कराने में ऐसे ही होता है। सेकेंड इज पैरेलल, थर्ड यानी सी ऑप्शन है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, सेक्टिंग, जैसे यहाँ पर एट 1 पॉइंट दिया, यहाँ पर एट 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, और चौथा जो ऑप्शन है डी, वो है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कि मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, कोइंसिडेंट। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे ये सॉल्व करना है इक्वेशन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर मुझे इसको सॉल्व करना बेटा तो मैं चेक करूंगा कि इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आई होप दिस पार्ट इज विजिबल टू यू। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ a1 क्या है यहाँ पर और a2 क्या है। तो a1 यहाँ पर 3 है और a2 21 है, तो ये आ रहा है 3/21 विच बिकम्स 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 1/7 आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया। अगर आप सेकेंड देख लो, इसका b1/b2 क्या आ रहा है, b1/b2। तो बेटा आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर -5 और यहाँ पर -3, -5 और -3 विच फाइनली बिकम्स 5 and 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पर तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी हमने डिस्कस किया, अगर a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं आ रहा है बेटा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यहाँ पर देख लो आप, ये पेज पे देखो आप क्या लिखा है यहाँ पर, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर लिखा यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो मेरा राइट आंसर क्या है? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, मतलब ऑप्शन ए। अगर मैं यहां पर OMR शीट यूज करूं, मेरे को ऑप्शन ए आ रहा है। मान लीजिए मेरा ये वाला सेक्शन है और मुझे आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, तो मैं यहां पर पहले वाले में ए को कलर कर दूंगा मैं। आप इसको भूल जाइए, जो येलो कलर में किया गया उसको भूल जाइए। आप क्या करो, पहले वाले का क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर राइट है, यू गॉट, यू विल राइट डाउन इट लाइक दिस, ए, ब्लैक कलर पे ध्यान दो, ठीक है बेटा। तो और नीचे है सॉल्यूशन। तो मेरा आंसर, राइट आंसर क्या है बेटा? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो ये मेरा आंसर है बेटा। मैं और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ऐसे वाले। तो माय राइट आंसर इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो ये डिसाइडिंग होता है बेटा। ये टेबल आपके लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेबल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, सॉरी, इसके बेटा कहाँ गया वो टेबल? ये देखो, हाँ, ये टेबल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये रेशियो बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर तीनों इक्वल है, तीनों रेशियोज इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन, और अगर फर्स्ट टू इक्वल है, फर्स्ट टू रेशियो, तो थर्ड को इक्वल नहीं, यानी कॉमन वाला टर्म इक्वल नहीं, तो पैरेलल लाइंस होते हैं। आगे बढ़ते बेटा, ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं। मान लीजिए इफ अ पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट, if the pair of line is consistent, then the lines will be A। अभी चार ऑप्शन दिए हमको यहाँ पर। ऑप्शन ए ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट, और बी ऑप्शन है पैरेलल, सी ऑप्शन है ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, और डी ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ऐसा समझो, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं हम बेटा। आइए इसको डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि दो लाइंस कंसिस्टेंट कब होती हैं। या तो देखो मैं बताता हूं, जब उसके सॉल्यूशन आते हैं, अगर मुझे दो ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं x और y के, अगर वो वैल्यू मैं वहां पर डाल रहा हूं इक्वेशन में और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग है, तब कंसिस्टेंट होता है। तो मुझे यहां पर दूसरी चीज मैंने देखा था, एक दूसरा टेबल था, जब दोनों लाइन कोइंसाइड करती हैं, मतलब एक के ऊपर एक है लगातार, तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, तभी भी कंसिस्टेंट होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, सिर्फ कोइंसिडेंट लिखूं, सिर्फ पैरेलल लिखूं, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लिखूं, या ये दोनों केसेस में। आपने देखा, आपने टेबल आप फिर से देख लीजिए एक बार, मैं आपको अगर टेबल दिखा पाता हूं तो ये टेबल एक बार फिर से देख लीजिए बेटा। देखिए मुझे कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट कब आ रहा है, ये यहां पे भी कंसिस्टेंट आ रहा है और यहां पे भी कंसिस्टेंट आ रहा है। तो वो लाइन क्या होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए और कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो ऐसे ऑप्शंस हैं बेटा मेरे पास, ऐसे ऑप्शंस हैं मेरे पास। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। ये वाला देखिए, लास्ट वाला इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, तो डी ऑप्शन राइट है। तो अगर मैं इसमें यूज करता हूं, ये, तो मैं यहां पर लिखूंगा, कौन सा ऑप्शन राइट आएगा मुझे? डी ऑप्शन। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन मेरे लिए सॉल्यूशन है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, जैसे मैं यहां पे लूंगा और सेकंड का डी वाले को मैं ब्लैक कर देता हूं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं OMR शीट का, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, या उसी पेज पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक सेकेंड, आई हैव टू टेक ऑल द पेजेस, ठीक है बेटा। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूं,
नाउ आई विल टेक आई रब दिस ऑल, और मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। मैं और क्वेश्चंस लेता हूँ। मुझे बोला गया है कि अगर द पेयर ऑफ लाइन, द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है दो, x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5, ग्राफिकली रिप्रेजेंट lines which are क्या लाइन्स है? वो लाइन्स है A, लेट मी चेंज द कलर, A intersecting at -5 -4, option B intersecting at -4 -5, C intersecting at 5 4, D intersecting at 4 5। ये चार ऑप्शन है। अब इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, आपको ना आई ड्रॉ टू लाइन्स लाइक दिस। ओके बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ये मैं दो लाइन समझ लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दो लाइन्स है। एक लाइन जो है वो x इज इक्वल टू -4 से पास हो रही, मान लीजिए यहाँ से पार है, x इज इक्वल टू -4 ऐसे हो गया, ठीक है? और y इज इक्वल टू -5, यानी नीचे की तरफ यहाँ पर कहीं पे y इज इक्वल टू -5, ठीक है बेटा? अब इसका जो मीटिंग पॉइंट आ रहा है ना, जो इसका मीटिंग पॉइंट है वो ये इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है बेटा, ठीक है? अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ऐसा है जो कि x को -4 पे टच कर रही है और y को टच कर रहा है -5 पे। तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये? -4 और 5 पे। तो मेरा ऑप्शन राइट कौन सा है? इंटरसेक्टिंग एट -4 एंड -5। दैट इज सो सिंपल, दैट इज सो सिंपल बेटा। इस तरह से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं आपके सीटी के एग्जाम में। तो आपको क्या है, डिफिकल्ट लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जब तक मैं हूं तो बिल्कुल आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। आज मैंने बेसिक्स लिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कल के लेक्चर्स में और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप बने रहिए ऐसे ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए यार, बाकी मैं देख लूंगा सब, आप चिंता मत कीजिए उसकी। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर मैं इस पे यूज करता हूं, आपको पता है कि कैसे ओएमआर शीट पे इसको मार्क करना है। आपके ओएमआर शीट में से 4 राउंड्स रहेंगे। सपोज ये क्वेश्चन नंबर मैंने सॉल्व किया है 3, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है बेटा? बी राइट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके मार्कर से या पेन देके आपको इसको कलर कर देना है, ऑप्शन बी को इस तरह से, बाकी को ब्लैक रखना है। समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते फिर ये लेक्चर एंड करते हैं बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। लेट मी रब दिस। आपको हमारा जो चैनल है इसका टेलीग्राम का, नो अड्डा नाम का, उससे आप ज्वाइन कीजिए, आपके सारे नोट्स क्वेश्चन सब मिल जाएंगे उस पर। अब ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू of k do the equations 2x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 represent coincident लाइन। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों। 4 ऑप्शन देखो क्या है, बहुत मजेदार ऑप्शन भी दिए गए हैं। -9 और 2 k का वैल्यू है, या फिर k का वैल्यू है बेटा -11, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिए गए हैं। c का वैल्यू है +9/2 और d का जो वैल्यू दिया है वो -7। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है और इस तरह के क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड है एग्जाम में बेटा। तो देखो फॉर k का कौन सा वैल्यू यहां पर डालूं मैं, k का क्या यहां पर वैल्यू डाल दूं कि मुझे ये लाइन कोइंसिडेंट आ जाएगा। तो बेटा आपको ये पता है कि कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है। अगर आप वो टेबल मैंने आपको दिखाया उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन ये होता है कि a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों भी कोएफिशिएंट के रेशियो इक्वल होते हैं। तो बेटा k किस में आ रहा है? b में आ रहा है। तो मैं a और b ये दोनों को कंपेयर करता हूं, c को भूल जाओ, इसकी जरूरत ही नहीं हमको। तो a1 क्या है बेटा 2,
A1 क्या है 2 अपॉन A2 क्या है बेटा 3, फिर K क्या है बेटा सॉरी B1 क्या है K, और B2 सॉरी B1 was -3, आई एम सो सॉरी आई हैव रिटन इट रॉन्ग, B1 कभी भी पहले इक्वेशन से होता है, तो दैट इज -3, और K का वैल्यू क्या आएगा बेटा K, मतलब B2 का वैल्यू आएगा K, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, K वहां पर चला जाएगा बेटा, K वहां पर आ गया, और यहाँ पर ये आ जाएगा -3, और 2/3 यहाँ पर आएगा तो वो 3/2 हो जाएगा, which finally becomes -9/2। तो K का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा -9/2, मेरा कौन सा ऑप्शन है ये, A ऑप्शन है, आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है बेटा, गो फॉर इट। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं शेयर करूंगा मेरे नो अड्डा वाले टेलीग्राम चैनल पे, आपको उसको देखना है, क्वेश्चन देखना है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने बेसिक्स तो बता दिया, और भी करीब 20 क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाला हूं, तो इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको सीटी क्लियर करना है तो स्टे ट्यून विद नो अड्डा। नो अड्डा आपको हर एक अपडेट देगा एग्जाम से रिलेटेड। सो आज मैं इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, कल वाले लेक्चर में मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सॉल्व 20 और 15 सच क्वेश्चंस। तो बेटा कल तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग।